जय हिंद दोस्तों। ये आज हमारा सेकेंड सेट है। हमने पहले सेट को हमने कंप्लीट किया था। इस सेट में हम लोग हम सभी जान रहे हैं कि जो है एनटीपीसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग और सभी सेक्शन हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है। और देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि एक नंबर का जो है क्वेश्चन होता है और 1/3 नेगेटिव मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग से। हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैथ भी कर रहे हैं। ठीक है। और मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी कर रहे हैं, और रीजनिंग के साथ साथ हम लोग जो है जीके जीएस के जो भी प्रश्न है उसे भी हम लोग कर रहे हैं साथ में। तो हम लोग सभी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए का अर्थ प्लस है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे ए है मेरे भाई, वहाँ पे क्या हमें लिखना है, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे प्लस लिखना है। एस का अर्थ माइनस है, यानी जहाँ पे एस है वहाँ पे क्या लिखना है, हमें माइनस लिखना है। एम का अर्थ गुना है, यानी जहाँ पे एम है वहाँ पे क्या लिखना है, हमें गुना लिखना है। ठीक है। जैसे बी है तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे। ठीक है। डी का अर्थ क्या कह रहा है, डी का अर्थ जो है क्या है, डिवाइड है। ठीक है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि बी का अर्थ जो है क्या है, कोष्ट है, और एफ का अर्थ क्या है, तो इधर से। ठीक है। तो ये जो है जहां जहां पे लेटर है उसको क्या कर देना है, चिन्ह में बदल देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बी हमारा है, तो बी हमारा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो बी को किस में बदलना है, इसमें बदलना है। ठीक है। फिर उसके बाद 700 है तो लिख देंगे 700, फिर प्लस 110 माइनस, फिर 90 में हम बदल देंगे, फिर इसको घेरेंगे, एफ के घेरना है, फिर डी है तो डी हम क्या है, तो डी भागा है तो भागा करेंगे, फिर इंटू 9, फिर गुना में बदल जाएगा, फिर 10 है, फिर भागा माइनस में बदलेगा, फिर 10 है, और फिर एफ है तो इसको घेर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए 9 दहा के 90, 90 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 80 इधर हो जाएगा, और डिवाइडेड 80 इधर हो गया। अब इधर देखिए 701 810, 810 में से 90 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 720। अब इसको काट देते हैं, 8 9 72, यानी 9 आंसर हो जाएगा। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख समझ सकते हैं कि कॉट टू थीटा को जो है लिखा गया है कितना, साइन थीटा बराबर। कॉट टू थीटा को लिखा है साइन थीटा बराबर। तो थीटा का मान जो है 0 और 90 के बीच में है, तो थीटा का मान बताना है कि क्या हो सकता है। तो इसको बना भी सकते हैं। ठीक है। और इसे आसानी भी बना सकते हैं। समझना है कैसे बना लेते हैं हम। तो देखिए, हमारा जो है cot टू थीटा बराबर साइन थीटा है। तो या तो आप क्या कीजिए कि ऑप्शन से जो है पुट थीटा का मान रख लीजिए। ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर साइन थीटा का मान अगर हम 45 लेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और उसी प्रकार जैसे ही थीटा का मान 45 लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान गड़बड़ा जाएगा तो बराबर हो नहीं रहा है। फिर उसी प्रकार 30 देख लेते हैं। तो कॉस टू थीटा, तो कहने का मतलब है कि कॉस जो है टू थीटा, तो 2 गुने थीटा, थीटा का मान 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। और बराबर, फिर उसके बाद साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं कि साइन 60 का मान जो होता है, जैसे कॉस्ट टू थीटा यानी कॉस्ट कितना हो जाएगा 60, बराबर साइन कितना हो जाएगा 30। ठीक है। अब देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 30 का भी मान कितना होता है 1/2। तो दोनों इक्वल है, तो यानी 30 रखने पर जो है इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्या के माध्य का अंतर ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या करना है, आपको समझना है सबसे पहले कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, और पहली भाज्य संख्या का जो है माध्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें भाज्य संख्या समझना होगा क्या कि जो है ये भाज्य होता क्या है। ठीक है। और भाज्य अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या वो होता है ना जो डिविजिबल होता है। ठीक है। यानी एक से अधिक संख्या से डिविजिबल होगा उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए, दो क्या भाज्य संख्या है, नहीं, दो जो है स्वयं से डिवाइड होता है। ठीक है। किसी और से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। एक के अलावा किसी और दूसरी संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया, 4। ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है। 8 हो गया। फिर अगर हम बात करें तो 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है। 11 12 हो गया। ठीक है। 13 हो गया, 13 नहीं हुआ। ठीक है। 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 12 हो गया और 14 छूट गया एक, और एक 15।
अब देखिए कितना पूछ रहा था, 8 संख्या। देखिए 4 और 4 8 संख्या आ गया। इनका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ के जितनी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर 8 संख्या है तो 8 संख्या से भाग देंगे, 9 संख्या है तो 9 संख्या से भाग देंगे। तो इन सबों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो देखिए 6 4 10 8 18 18 9 8 27 27 10 कितना हो जाएगा, 37 37 10 47 49 49 10 59 59 4 53 53 10 63 5 कितना हो गया, 78। यानी कहने का मतलब है 63 15 78 हो गया। ठीक है, तो 78/8। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड नहीं करें, ऐसे भी रहने देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद का क्या रहा, भाज हमने देख लिया। फिर बोल रहा है कि 5 पहली अभाज्य संख्या का मान, और पहली 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो स्वयं से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, एक और स्वयं से कटता है। तो देखिए 2 हो गया हमारा, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको भी कितना से डिवाइड करेंगे, 8 बोल रहा है तो 8 से डिवाइड करेंगे। इसको भी सबका योग जोड़ के 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 5 5 10 7 17 17 21 कितना हो जाएगा, 28 28 और 38 3 41 10 51 7 58 10 68 9 77। तो 77/8। अब 78/8 में से 77/8 क्या बोल रहा है कि अंतर निकलना है, तो 78/8 में से 77/8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बस हमारा उत्तर हो गया। चलिए इसको हम सबसे पहले क्लीन कर देते हैं। ये वो कितना है, 78/8। एक आया 78/8 और एक आया कितना, 77/8। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर पूछ रहा था तो 1/8 आंसर हो गया। तो 1/8 है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे रीजनिंग से क्या है, हाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सुलरी मेमोरीज इन कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, मेमोरी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जो होता है कितना प्रकार का होता है, कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सिलरी मेमोरी है ना, ये सहायक मेमोरी है। तो इसमें से कौन सा जो है सहायक मेमोरी है, एक्सिलरी मेमोरी नॉट पार्ट ऑफ एक्सिलरी मेमोरी। तो इसमें से 3 जो है सहायक मेमोरी है और एक जो होता है वो क्या है, प्राथमिक है। तो हम देखिए सबसे पहले अगर हम प्राथमिक की बात करें तो जैसे देखिए इसमें प्रोम जो है ना वो क्या है, प्राथमिक है। प्रोम क्या है मेरे भाई, तो प्रोम जो है हमारा प्राथमिक है, ये ध्यान रखना है। प्रोम क्या है, तो ये जो प्रोम है ये प्राथमिक है। अब देखिए प्रोम के अलावा भी कोई कोई बहुत सारे हैं जो प्राथमिक मेमोरी है। जैसे प्रोम के बाद रोम का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, रोम भी क्या है, तो रोम भी प्राथमिक मेमोरी है। रोम भी क्या है, तो रोम भी जो है प्राथमिक मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसका आपने नाम सुना होगा, रोम। रोम भी क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, रोम हो गया, प्रोम हो गया, और एक आपने सुना होगा कैच मेमोरी। ठीक है, कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी की अगर हम बात करें तो कैच मेमोरी भी हमारा क्या है, तो प्राथमिक मेमोरी है। तो प्रोम, रोम, कैच मेमोरी सभी क्या है, प्राथमिक मेमोरी है, मेन मेमोरी से कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी में कौन हो गया, जैसे आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स आपने देखा होगा, पहले जो कैसेट आता था, ठीक है, उसमें जो एक लपेटा रहता था मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, उसे मैग्नेटिक टेप्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या हमारा, वो सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, वो मेन मेमोरी थोड़ी ना लगा है। ठीक है, फिर उसी प्रकार सीडी रोम आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो भी क्या है हमारा, वो भी हमारा जो है एक्सिलरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है। फिर अगर हम बात करें फ्लॉपी की, फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, वो भी क्या है, तो वो भी है हमारा एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं सीडी रोम हमने तो देख ही लिया, फ्लॉपी डिस्क देख लिया, डीवीडी, डीवीडी का नाम सुने होंगे, डीवीडी। ठीक है, तो डीवीडी भी जो होता है वो भी क्या है, तो वो भी हमारे भाई एक्सिलरी मेमोरी ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी ये सभी जो है क्या है, तो एक्सिलरी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन रहा है कि इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर सिस्टम स्टेशन वाज कमीशनड इन, कब किया गया था भाई पहला जो है परमाणु स्टेशन। तो भारत का पहला जो परमाणु स्टेशन है 1969 में मिला था, बिल्कुल नहीं। 1966 में मिला था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कब मिला था, तो ध्यान रखना है कि 1969 में ये मिला था। ठीक है, अब देखिए डेट जो है ना
1966, 69, 68, 67 लाइन से दिया हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। 1969 में 1969 में ही पावर स्टेशन जो है एटॉमिक पावर स्टेशन, भारत का एक पहला परमाणु स्टेशन स्थापित हुआ था 1969 में। कहाँ पे हुआ था ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये हुआ था कहाँ पे। तो याद रखना है कि महाराष्ट्र में हुआ था। किसकी मदद से हुआ था? तो यूएसए के द्वारा जो है इसे किया गया था। ठीक है, यूएसए की मदद से इसे किया गया था 1969 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के, याद रखना है, तारापुर में। ठीक है, ये भी याद रखना है कि महाराष्ट्र के कहाँ पे, तो तारापुर में इसका जो है किया गया था। तारापुर, तारापुर कहाँ है? तो तारापुर परमाणु जो है केंद्र महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पहला है हमारा, 1969 में स्टैब्लिश हुआ था यूएसए की मदद के द्वारा। ठीक है, फिर इसी को देखते हुए जो है भारत में जो है एनपीसीआईएल का स्थापना होता है। ठीक है, एनपीसीआईएल की स्थापना होती है। ठीक है, और ये भी पूछता है कि एनपीसीआईएल का जो है स्थापना कब होता है? तो 1987 में जो है एनपीसीएल की स्थापना होता है, 1987 में। ठीक है, और भारत में जो है 8 परमाणु विद्युत गृह है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कितने परमाणु विद्युत गृह है? तो 8 परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, 8 जो है परमाणु विद्युत गृह है, और ये, और साथ में ये भी याद रखना है कि 22 जो है परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, 8 परमाणु विद्युत गृह है और 22 परमाणु रिएक्टर क्या है, जो एक्टिव है। ये जो 22 है ना, वो क्या है, एक्टिव की अवस्था में है। ठीक है, जिसकी कुल क्षमता की अगर हम बात करें तो 6700 प्लस है, याद नहीं आ रहा है, 6700 प्लस है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि यदि किसी कार्य को जो है 12 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है। चलिए, ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? तो 12 दिन में कर रहा है। बी जो है ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। बी जो है ए की तुलना में क्या कर रहा है कि जो है कम कार्य कुशल है। अच्छा, 20% तो को हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे? तो 20% को 20/100 लिखते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, यानी 1/5 होता है। ठीक है, कितना होता है 20%? यानी 1/5 होता है। 20% होता है वो कितना होता है? 1/5 होता है। अब बोल रहा है कि बी जो है ए की तुलना में 20% कम है। बी जो है ए की तुलना में, कहने का मतलब है कि बी जो है ना, वो ए की तुलना में कितना है? तो अब सबसे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पे आपको। जैसे देखिए, एक बी है और एक ए है। ठीक है, बी बोल रहा है 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5, हमने अभी देखा। तो मान लीजिए कि बी जो है वो कम है ए की तुलना में, तब एक कितना होगा? 5 होगा। तो बी कितना होगा? कम है, तो यानी 5 में से एक कम होगा तो कितना हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो यानी 4। तो बी 4 है, तो ई कितना हो जाएगा? ई। तो हम सभी जानते हैं कि जो वर्क होता है ये किसका है? तो कार्य का है, ये वर्क का है। तो टाइम का अगर हम बात करें तो टाइम का क्या हो जाएगा? रेशियो चेंज हो जाता है। 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समय का अनुपात कितना हो जाएगा? कार्य का क्षमता अनुपात 4:5 है, तो अगर हम समय का निकालेंगे तो 5:4 हो जाएगा। यानी जो एफिशिएंसी जिसका कम है वो ज्यादा समय लगाएगा, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम समय लगाता है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि ए किसी कार्य को जो है 12 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? तो 12 दिन में कर रहा है। तो ठीक है, ए जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कितना? 4 दिन में कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 12 दिन में कर रहा है, तो इसका जो है कितना है? तो 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि बी इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो बी कितना दिन में कर रहा है? बी जो है एफिशिएंसी कितना है? 5 है। ठीक है, तो 5 बी के द्वारा लिया गया समय तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 यानी 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तराखंड में है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना जो है उत्तराखंड में है? तो इसमें से बताना है कौन सी परियोजना जो उत्तराखंड में, टिहरी हाइड्रो पावर स्टेशन परियोजना उत्तराखंड में है, या कोयना है, या सरावती है, या चमेरा है, तो सबको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए टिहरी बांध जो है ना, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है कि टिहरी परियोजना जो है उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में जो है भागीरथी नदी पर है। टिहरी कहाँ पे है? तो टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर है, ये भी ध्यान रखना है। टिहरी कहाँ पे है? तो टिहरी जो है भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी नदी पर है टिहरी।
बनाया गया है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भागीरथी नदी पर बनाया गया है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का तो सबसे है ये है, लेकिन अगर टिहरी बांध की बात करें तो विश्व का सबसे जो है 5वां ऊंचा बांध पे आता है, ये भी याद रखना है। और इससे जो है ना 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होता है। कितना होता है तो 2400 मेगावाट जो है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स से 2400 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोयना, ठीक है। तो कोयना कहाँ पे है, तो कोयना जो है याद रखना है कि महाराष्ट्र में है। कोयना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहाँ है तो सतारा, ठीक है। सतारा जो है, सतारा जो है कोयना है महाराष्ट्र में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, महाराष्ट्र के सतारा में है, ठीक है। शरावती कहाँ है, तो शरावती जो है याद रखना है कि कर्नाटक में है। शरावती कहाँ पे है, कर्नाटक में है। शरावती जो है कर्नाटक में है, जोग जो है प्रपात पे, ठीक है। चमेरा की अगर हम बात करें तो चमेरा जो कहाँ है, तो याद रखना है कि चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, तो रावी नदी के तट पर है, ठीक है, रावी नदी। तो ठीक है, तो रावी नदी पर है कौन, तो हिमाचल प्रदेश में चमेरा। तो हमने एक एक करके देखा, कोयना कहाँ है, तो कोयना जो है महाराष्ट्र में है सतारा। शरावती कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है, जोग प्रपात पे। और चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे देखिए, एम्बर को 27 लिखा गया है, ब्राउन को 14 लिखा गया है, तो उसी प्रकार ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिएगा तो 28, 36, 39, 24, ठीक है। तो आप तुक्का, इसमें तो काम चलेगा नहीं कि तुक्का जो है ऑप्शन से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए एक एक को क्या कीजिए, ऐसे में क्या करना है कि जैसे एम्बर है ना, तो ऐसे में क्या कीजिए कि ए का कोड कितना होता है, ए का कोड होता है 1। एम का कोड कितना होता है, एम का कोड होता है 13। बी का कोड कितना होता है 2। ई का कोड कितना होता है 5। और आर का कोड कितना होता है 18। अब इन सब को जोड़िए तो कितना आ रहा है, तो देखिए 13 1 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 18 कितना हो जाएगा 39। 39 बोल रहा है कितना 27। 39 और 27 में अंतर होता है। 39 को 27 कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए 9 या 27, 39 को अगर हम गुना करते हैं तो 27 लिखा जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न है। तो उसी प्रकार ग्रीन को देख लेते हैं। तो ग्रीन को अगर हम लिखे तो ग्रीन का जी का कोड कितना होगा 7, आर का होगा 8, ई का होगा 5 और ई का होगा 5 और एन का होगा कितना 14, ठीक है। इन सबको जोड़िए तो 18 7 25 5 30 5 35, 35 और 14 कितना हो जाएगा 35 और 14 हो जाएगा 49, ठीक है। अब 49 को हमने क्या किया था, ये 3 में 9 से गुना किया था, तो 49 को भी 4 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा हो गया 36 उत्तर, ठीक है। तो ये हमारा 36 उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था। हम सभी जानते हैं कि मैडम भीकामा जी ने जो है स्टुअर्ट गार्ड में जाकर इन्होंने झंडे को फहराया था। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। तो उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो ये जो झंडा फहराया गया था, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको ये कि झंडा जो फहराया कब गया था, ठीक है। तो 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जो है विदेशी भूमि पर पहली बार, कब 1907 में, ये ध्यान रखना है। 1907 में पहली बार जो है मैडम भिकाजी कामा इनका नाम है, ठीक है, याद रखना है कब, तो 1907 में इन्होंने पहली बार फैलाया था, 1907 में, ठीक है। 1907 में इन्होंने फहराया था और स्टुअर्ट गार्ड में इन्होंने पहली बार फहराया था। और एक महिला थी जो इसी झंडे को जो है कहाँ से लेके आई थी, तो वहां से लेकर आई थी। उस महिला का नाम है इंदुलाल याग्निक, ठीक है, ये नाम याद रखना है। तो जो तिरंगा झंडा स्टुअर्टगढ़ में मैडम कामा ने फहराया था, उसको भारत में कौन लेके आया था, तो मतलब चोरी छिपे जो है ब्रिटिश भारत में लेकर आई थी, इंदुलाल याग्निक लेके आई थी। और 1923 में महात्मा गांधी के साथ इन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। और फिर क्या किया गया था ना कि इंदुलाल को इन महिला को जो है, इंदुलाल याग्निक को जो है 1923 में गांधी जी और इनको दोनों को जो है ना जेल में भेज दिया गया था। महात्मा गांधी को और इनको दोनों को जो है कहाँ भेज दिया गया था, जेल में कर दिया गया था इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो मतलब अब बता देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको संख्या दिख नहीं रहा होगा कि कितना कितना है। तो देखिए पहला में है 14, फिर 10 है, फिर 8 है, ठीक है। पहला में कितना है 14 है,
फिर 10 है, फिर 8 है, फिर दूसरा में 12 है, 8 है और 6 है। ठीक है, फिर तीसरा में है 20 है, 8 है, 4 है और फिर 12 है, फिर 8 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 10 है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, तो कुछ पैटर्न नहीं है। देखिए हमें जो है इस जगह पे हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको देख ले, तो 12 दिया हुआ है। ठीक है, और 8 दिया हुआ है और एक 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है बता देते हैं। 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, और इसको कितना लिखा गया है, तो 14 लिखा गया है। तो बताइए क्या क्या होगा, क्या गया होगा। अब तीनों को जोड़ने पर तो 14 आएगा नहीं, तो इसको जोड़िए, 12 8 20, 20 में से 6 घटा दीजिए तो 14 आ जाएगा। तो बहुत आसान पैटर्न पे था, तो इसको निकाल देना है पहला वाला के। तो क्या है, 14 हमारा है, फिर उसके बाद 10 था और फिर उसमें से 6 घटा देना है, 8 8 है। ठीक है, 8 घटा देंगे तो 14 10 24, 24 में 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। 16 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से बताना है कि कौन जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को ही क्या कहा जाता है, तो अदिश कहा जाता है। स्केलर को क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। आप नाम सुने होंगे अदिश राशि। एक होता है सदिश राशि। अदिश में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, और सदिश में दिशा के साथ साथ परिणाम दोनों होता है। याद रखना, परिमाण भी और दिशा दोनों होता है किसमें, सदिश में। लेकिन अदिश में केवल जो होता है परिणाम होता है, सॉरी परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो इसमें देखिए मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये सदिश राशि है, फोर्स भी सदिश राशि है, वेलोसिटी भी सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन इसमें मास जो है, मास यानी द्रव्यमान को कहा जाता है, ये क्या है, अदिश राशि। उसमें कोई दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, टाइम हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, स्पीड हो गया, ये सभी क्या है, आवेग हो गया, ये सभी जो है ना अदिश राशि है। बाकी वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए तो एक जो हम समबाहु त्रिभुज को बना देते हैं। ठीक है, चलिए एक हमने समबाहु त्रिभुज को बना दिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि पी क्यू आर, इसका नाम रख देते हैं पहले। ए बी और सी, ये ए बी सी हमने इसका नाम रख दिया। अब बोल रहा है कि पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी पर, यानी ए बी पर कौन है, पी है। ठीक है, ए बी पर कौन है, पी है। तो इसको मतलब एक और त्रिभुज है। ठीक है, और उसको त्रिभुज बनाया जा रहा है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे जो है पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। बोला है कि ए बी पे पी है, ए सी पे क्यू है और बी सी पे क्या है, आर है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 4 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल यानी अंदर वाला का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले समबाहु यानी तीनों भुजा बराबर है, तो देखिए पूरा की लंबाई जो हो जाएगा कितना होगा, 4। ये भी 4 दिया हुआ है और ये भी पूरा जो है कितना है, 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर जगह जो बनता है ना त्रिभुज है, ठीक है, और मिड पॉइंट है, तो वो भी क्या हो जाता है, 4 इक्वल भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 इक्वल भाग में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, और ए कितना है, तो 4 के स्क्वायर। ठीक है, और ए वो क्या निकालना है, एक हिस्सा का, तो 4 हो तो 1/, हम 4 कर देंगे। ठीक है, इसका 1/4 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 2 गो है तो 4 खत्म हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर केवल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस प्रश्न का उत्तर दे जो आगे दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कि आई जे के एल एम और एन जो है क्या कर रहा है, हॉकी खेल रहा है। ठीक है, यानी आई जे के एल एम और एन जो है हॉकी खेल रहा है। अच्छा ठीक है, हॉकी खेल रहा है। बोल पर फिर बोला कि आई और एम बहने हैं और एन जो है भाई है, यदि ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो हॉकी खेल रहा है, ऐसा मतलब है ही नहीं। ठीक है, बस यहाँ देखना। सेकंड क्या करें, आई और एम जो है ना वो क्या है, बहने हैं। तो चलिए आई है, ठीक है, और एक एम है, ये दोनों क्या है, बहने हैं, यानी माइनस माइनस हम कर देते हैं। ठीक है,
ये आपस में क्या है, सिस्टर है, बहन लिख देते हैं, ठीक है। आई एम बहन है और एम एन भाई है, और एम और एन क्या है, भाई है। तो ये दोनों बहन है तो ये भाई है, तो यानी कहने का मतलब एम और एन और एम क्या है, एम का भाई है, यानी एम का भाई है, तो ये भाई हो गया। एन जो है क्या है, एम का भाई, क्योंकि ये तो बहन है तो ये भाई हो गया। अब बोला है के जो है आई का चाचा का इकलौता पुत्र है, तभी तो आई एम एन के बारे में जिक्र है ना, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि के और एम से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। के एम से किस प्रकार संबंधित है, तो के एम से पूछ रहा है ना, तो बोल रहा है यहाँ कि हॉकी खेल रहे हैं, के जो है ना आई के, अच्छा ऊपर वाला में देख लेते हैं भाई। के जो है आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, यानी के जो है आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। के जो है आई के चाचा का, तो मान लीजिए कि आई का कोई चाचा है, ऊपर कोई चाचा होगा इसका, ठीक है, कोई भी चाचा हो सकता है। इसका चाचा का क्या है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, कौन पुत्र है, तो के है। चलिए के बांध कर लेते हैं, ये पुत्र है। तो के जो है आई का चाचा का इकलौता पुत्र है। अब हो रहा है कि जे जो है ना, जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है। जे और एल जो है के पिता के भाई का पुत्र है। जे और एल जो है के पिता के भाई का पुत्र है, यानी के पिता के, तो के पिता हो गया ही, और इसका भाई का पुत्र है, कौन भाई का पुत्र है, जे और एल, ठीक है। तो के भाई, इसके कोई भाई होगा, ठीक है, कोई भाई हो सकता है, ठीक है। और इसका पुत्र है, कौन है पुत्र है, तो याद रखना है कि जे और एल है, जे है और एल है, भाई का पुत्र है। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है कि के एम से किस प्रकार संबंधित है, के एम। अब यहाँ से मतलब ही नहीं है, के एम देख लेते हैं। अब ये चाचा है तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा ना, चचेरा भाई, ठीक है। तो चचेरा भाई, इतना फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इतने में पता चल जाता। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है मेरे भाई कि हमें जो है ना, ये स्टेटमेंट जो हमने फालतू में किया, इसको कोई आवश्यकता ही नहीं था, ठीक है। इतने पे हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा, ठीक है। ये इसी में पूछ रहा है कि के एम से किस प्रकार, के और एम के बीच में संबंध बताना है। तो कोई चाचा होगा, तब जब ये चाचा का ही लड़का है या ये चाचा है, तो ये आपस में क्या है, भाई है, तो हो गया चचेरा चचेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिक के मौलिक कर्तव्य का शामिल किया गया है। अब बताइए कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। और 42वें संविधान को ही लघु संविधान कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। लघु जो है संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है, ये ध्यान रखना है हम सभी को, ठीक है। और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। किसके, तो सरदार जो है स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन को, ये भी ध्यान रखना है। मतलब 42वें संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, ठीक है, जिसमें कितने 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे, याद रखना है 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 45वां संविधान संशोधन है, ए में लिखा हुआ है। तो 45वां संविधान संशोधन जो है सिक्किम से, याद रखना ये कब का है, 1974 का है। 45वां कब का है, 1974 का है, और ये सिक्किम राज्य से है संबंधित, ठीक है, सिक्किम राज्य से है 45वां संविधान संशोधन। 36वां की अगर हम बात करें, मतलब 45 सिक्किम के सह राज्य के बारे में बात था। 36वां भी है, 36वां की अगर हम बात करें तो ये जो है 1976 का है, 1975 का है 36वां, 74 एकदम एक साल बाद ही हुआ था, ठीक है। और ये सिक्किम को जो है ना पूर्ण राज्य की बात करता है, ठीक है, सिक्किम की पूर्ण राज्य की बात करता है 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये है 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और ये 44वां संविधान संशोधन कुछ संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है 44वां संविधान संशोधन। तो 42वां को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, 42वां 1976, 44वां 1975, 44वां 1978, 44वां 1978, 35वां 74 और 36वां जो है 75, याद रखना है,
चलिए अब यहाँ रीजनिंग से क्वेश्चन है कि दर्पण छवि बताना है इसमें। ठीक है, तो दर्पण रखेंगे तो जहां जो लेटर होगा वही होगा। ठीक है, मतलब जो लेटर है ना, ये किसमें होता है, पानी में जो लेटर होता है वैसे ही होता है। दर्पण में क्या होगा कि जहां लेटर होगा ना, सीधे बाएं वाला दाएं, दाएं वाला बाएं हो जाएगा। ठीक है, तो ए है, इसमें ए से शुरू हो गया था, सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अंत में क्या है, अंत वाला पहले हो जाएगा और ये वाला लास्ट में हो जाएगा। अंत में परसेंटेज है तो परसेंटेज पहले होगा, तो परसेंटेज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मात्र एगो में है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही एलिमिनेट कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहने का मतलब है दर्पण में क्या होता है ना कि अगर 5 और 4 है, ठीक है, और यहाँ जो है दर्पण रखा गया है, ठीक है, तो ये इसको जो बनेगा, जब भी बनेगा ना, तो 4 और 5 होगा, यानी ये लेफ्ट राइट वाला है, तो राइट लेफ्ट में बनता है दर्पण, ये भी ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, और जो पानी में बनता है वो छवि उसी के सामने बनता है, बस उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, टैगोर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार कि कांस पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि ग्रेमी पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है, ग्रेमी अवार्ड जो मिला जाता है, मिलता है, वो किसमें मिलता है, तेरी की, हाँ, ग्रेमी अवार्ड जो मिलता है वो किसमें मिलता है, तो ग्रेमी अवार्ड जो मिलता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि कुछ सवाल जैसे प्रथम पूछेगा कि प्रथम जो है ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो याद रखना है कि पंडित रविशंकर थे। ठीक है, प्रथम थे भारतीय रविशंकर। फिर ए आर रहमान को भी मिला है, जुबिन मेहता को मिला है, जाकिर हुसैन को भी मिला है। ठीक है, बहुत सारे नाम है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ऑस्कर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑस्कर जो है अवार्ड वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑस्कर जो है ना, फिल्म में कोई किसी फिल्म को ऑस्कर मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम टैगोर की बात करें, टैगोर अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो टैगोर अवार्ड जो है वो संस्कृति की जो है सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक जो है सद्भाव आपके पास है तब। और कांस भी, ऑस्कर और कांस दोनों जो है फिल्म से संबंधित है। ठीक है, ऑस्कर भी और कांस भी दोनों फिल्म के उत्कृष्टता में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के वक्रानुपाती होता है, यानी किस स्थिर पर जो है तापमान जो होता है गैस के दाब के वक्रानुपाती होता है, तो याद होगा P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। ठीक है, तो ये किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान, ठीक है, स्थिर तापमान जो होता है वो गैस के आयतन के दाब के जो है बराबर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये जो होता है ना वो किस में होता है, P जो होता है गैस है, ठीक है, गैस का दाब है, और V जो है गैस का आयतन होता है। तो ये बॉयल का नियम में होता है, किसके नियम में होता है, ये बॉयल के नियम के अनुसार होता है, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी की कार्य क्षमता जो है 3 और 4 है। ए और बी का कार्य क्षमता कितना है, तो 3 और 4 है। तो कार्य क्षमता 3 और 4 है, तो पहले समझिएगा ए है और बी है। ठीक है, तो कार्य क्षमता अगर 3 और 4 है तो टाइम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो टाइम का एफिशिएंसी बदल जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है कितना दिन में, 12 दिन में, यानी ए तो कितना में दिन में कर रहा है, 4 में, लेकिन बोला है कि नहीं 12 दिन में कर रहा है, तो क्या गुना, यानी ये 3 गुना यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला कि बी, तो बी का 3 गुना कर, तो इसको काटेंगे, मतलब 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 आंसर हो जाएगा 9 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला जो है प्रयास किसने किया था। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला जो प्रयास किए थे वी के आर वी राव ने किया था, नहीं, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। किसने किया था, तो भारत में जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है का प्रयास, यानी करने का प्रयास किसने किया था, तो राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हें जो है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1906 में, ये भी ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी 1906 में रह चुके हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहली बार जो है ना स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, स्वराज की मांग की गई थी इन्हीं की अध्यक्षता में। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या जो है एक परिसंचन तंत्र का अंग नहीं है। तो देखिए
परिसंचरण तंत्र का अंग पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो देखिए देखिए अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हृदय हो गया, रक्त हो गया, धमनी हो गया, ये सभी परिसंचरण तंत्र का है। लेकिन बड़ी आंत जो होता है परिसंचरण तंत्र का बड़ी आंत जो होता है परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, फिर बताइए कि बड़ी आंत और छोटी आंत में लंबाई किसकी अधिक होती है? तो छोटी आंत जो होती है ना वो बड़ी आंत से क्या होती है? लंबी होती है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और छोटी आंत में ही हमारा पुण्य पाचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, यानी ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन यानी सूर्य की जो चमकती सतह होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए जो सूर्य की चमकने वाला जो भाग होता है उसी को तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हिंदी में ना देकर अंग्रेजी में दिया हुआ है। तो प्रकाश मंडल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फोटोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, और यही प्रकाश मंडल का अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो याद रखना है कि 5500 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1921-22 में हुआ था मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921-22 में। याद रखना है कि 1921-22 में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। और ये मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये भी याद रखना है कि केरला में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। और केरला में मालाबार तट पर रहने वाले जो मुस्लिम किसान थे, ठीक है, तो वहाँ की जो जमींदारी थी वो हिंदुओं के हाथ में था। ठीक है, और जमींदारी जो होते थे वो अत्याचार करते थे ज़्यादा, तो इसलिए अत्याचार को विरुद्ध जो है ये मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921-22 में। ठीक है, तो 1917-19, 1923-24, 1914-15 ये सब फंसाने के लिए है। 1921-22 याद रखना, 1921-22। ठीक है, इस विद्रोह में बहुत सारे कारण थे, जैसे लगान की उच्च दर, ठीक है, नजराना दमनकारी तरीके से होता था लगान, ये सभी होते थे। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोरेड रिजल्ट आउट ऑफ द फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कह रहा है ना कि कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से जो संग्रहित जो परिणाम निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रक्रिया परिणाम निकलता है, निकलना है, इनपुट निकलता है कैसे? आउटपुट से। ठीक है, तो आउटपुट हो गया और क्या? ठीक है, आउटपुट प्रक्रिया, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट है तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछता है, तो याद रखना है कि मॉनिटर हो गया, ऑडियो एडेप्टर हो गया, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, कोई भी प्लॉटर नौसिखिया नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। कोई भी प्लॉटर जो है नौसिखिया नहीं है, यानी प्लॉटर यहाँ है और कोई भी प्लॉटर जो है क्या है? नौसिखिया नहीं है। तो नौसिखिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे पी फॉर प्लॉटर और एन फॉर नौसिखिया हो गया, नहीं है। कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है। अब बोल रहा है कि कुछ नौसिखिया जो है वो क्या है? खिलाड़ी है। तो चलिए कुछ नौसिखिया को हम क्या बना देते हैं? खिलाड़ी बना देते हैं, यानी खिलाड़ी, के फॉर खिलाड़ी। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। यहाँ ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि निष्कर्ष दिया हुआ नहीं है, तो यानी ऑप्शन ही क्या है? निष्कर्ष हमारा। तो इसमें से कौन हो जाएगा? देखिए इनमें से मतलब जो तर्कपूर्ण ढंग, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, कुछ पायलट का कोई पायलट खिलाड़ी नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया, पायलट खिलाड़ी का संबंध ही नहीं है। कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल कुछ नौसिखिया खिलाड़ी है, लेकिन ऐसा बहुत सारे जो नौसिखिया है ये खिलाड़ी है, ये जो पार्ट हमारा है ये तो नौसिखिया खिलाड़ी है नहीं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि कुछ नौसिखिया जो है खिलाड़ी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही हमारा है। तीसरा देख लेते हैं, कुछ पायलट खिलाड़ी, पायलट और खिलाड़ी का संबंध बन रहा है, बिल्कुल नहीं, खत्म। कुछ खिलाड़ी पायलट है, खिलाड़ी और पायलट का संबंध बन रहा है, बिल्कुल नहीं, तो खत्म। तो 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत सरकार ने जो है इंद्रधनुष, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो देखिए जो इंद्रधनुष जो है ना वो किस लिए शुरू किया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों में जो है पुनरुद्धार के लिए शुरू किया गया था इंद्रधनुष फ्रेमवर्क। ठीक है, एक मिशन इंद्रधनुष है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि डॉग जो है गार्ड है, तो हॉर्स क्या है? डॉग जो है क्या है? डॉग को गार्ड लिखा जा रहा है। डॉग को गार्ड, गार्ड
मतलब होता है रक्षा, यानी कुत्ता जो है रक्षा करता है, तो घोड़ा क्या करता है भाई? तो हम सभी जानते हैं कि घोड़ा का काम काट करना है, काट माना होता है गाड़ी, ठीक है। सैडल, सैडल होता है काठी, नहीं स्टेबल, स्टेबल मतलब अस्तबल, अस्तबल राइड करना, घोड़ा पे हम क्या करते हैं? राइड करते हैं, यानी सवारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है 6n-5n के परिणाम के अंतिम अंक हमेशा क्या होंगे, ठीक है। तो अंतिम हमेशा पूछ रहा है कि क्या हो सकते हैं, तो अंतिम अंक जो होंगे ना वो 1 होंगे, और क्या होंगे? अगर हम बात करें, जैसे अगर हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, 6 के पावर n और 5 के पावर n, ठीक है, मान लेते हैं 6 के पावर n, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि n का मान 1 लीजिए या n का मान 2 लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो n का मान अगर हम 2 लेते हैं या n का मान 1 लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे अगर n का मान हम 1 लेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप n का मान 2 ले लीजिए, तो 6 का मान, n का मान 2 लेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 6 सॉरी माफ कीजिएगा, 6 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। 6 कितना हो जाएगा? 36। और ठीक है, n का मान कितना ले लेते हैं हम? 2 ले लेते हैं, इसमें 2 लिए तो इसमें भी, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। हमें इकाई अंक से मतलब है, ये इकाई अंक 6 है, इसकी इकाई अंक 5 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर और मन है तो 3 पावर ले लीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन, तो आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, तो हो गया, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अब ये है, इसको तो आसानी से आप बना सकते हैं। पी बराबर 2 + 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2। क्यू का मान ये दिया हुआ है, यानी पी का मान दिया हुआ है, फिर ये क्यू का मान दिया हुआ है, तो पी बटा क्यू का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके द्वारा हम पी का मान निकाल लेंगे सॉल्व करके, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करके हम क्यू का मान निकाल लेंगे, और फिर पी बटा क्यू का मान निकाल लेंगे। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तालिका पर फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक दिया हुआ है, ठीक है। तो फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI औसत कितना है? फरवरी के महीने में पूछ रहा है, ठीक है। तो फरवरी के महीने में कितना है? फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में पूछ रहा है ना। तो देखिए फरवरी के महीने की अगर हम बात करें तो फरवरी के महीने में कोलकाता का औसत निकालते हैं सबसे पहले, तो 306 लिखा हुआ है। फरवरी के महीने में कोलकाता का कितना लिया है? तो देखिए ये हमारा कोलकाता का है, ठीक है, और ये हमारा दिल्ली का है, ठीक है। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हम बता दे रहे हैं, कोलकाता का जो है 306 लिखा हुआ है। कितना है? तो 306 लिखा हुआ है, फिर प्लस 288 लिखा हुआ है, फिर 274 लिखा हुआ है, और फिर प्लस 172 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम किसने डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड 4 से हम करेंगे, तो इसका हम एवरेज निकाल देते हैं। तो 814, 14 4 18 2 20 हो गया, 2 8 7 15, 15 7 22, 2 24 हो गया, फिर 3 2 5 2 7 1 8, 2 10 यानी 240 बटा 4, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24 यानी 260, बाद में ये कट जाएगा। तो इसका औसत कोलकाता वाला के निकल गया 260। उसी प्रकार हम दिल्ली का भी निकालेंगे, तो दिल्ली का कितना है? 248 है, ठीक है, 248 है, फिर प्लस 244 है, फिर प्लस 244 है, 246 है, 244 नहीं मेरे भाई, 246 है, याद रखना, ध्यान रखना, 246 है, 246 है, और फिर प्लस कितना है? 236 है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, तो 248, 246 और 246 और 236, तो कितना हो गया? 2 चौके 800 हो गया, 48 46 और 46 और 36, 48 दूनी 96 हो गया, 96 में से 2 तो हो गया 94, 94 46 और 36 कितना हो जाएगा? 76, यानी तो 900 176 यानी 976 हो गया बटा 4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी 244। अब देखिए 244 आ गया और इसका 260 है, अब इसका अंतर पूछ रहा है तो इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो आसान था क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन हमारा कि द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि जो वैश्विक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है यानी वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ठीक है, गठबंधन जो है एक पहल है, तो किसका पहल है? कॉन्टिनेंटल यूनियन का है, ग्रीक यूनियन का है, वर्ल्ड यूनियन का है, या यूरोपीय यूनियन का है? तो ये जो पहल है ना यूरोपीय यूनियन का है। किसका पहल है? तो ये याद रखना है कि ये जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है ये यूरोपीय यूनियन का पहल है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 31 नंबर प्रश्न। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीता जो है फतेहपुरी में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए में अपने घर से एक ऑटो लेती है, ठीक है। यानी अंधेरी ए में जो है मतलब उसको जाना है कहाँ, फतेहपुरी कॉलेज जाना है, फतेहपुरी में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए से अपने घर से ऑटो लेती है और सीधे कॉलेज जाने वाली सीधी सड़क पर जाने के बजाय यहाँ कोई मोड़ नहीं था। ऑटो चालक 10 किलोमीटर बाद मुड़ जाता है। यानी ऑटो ए से ये वो लेती है गाड़ी, ठीक है, और 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और 10 किलोमीटर के बाद क्या होती है कि वो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है भाई, और बांद्रा बी चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ती है, यानी यहाँ से जो है ना दाहिनी ओर मुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से हम दाहिनी ओर मुड़ा देते हैं, ठीक है, और दाहिनी ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है और 8 मिनट के बाद जो है टी बिंदु पर पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पे जो है बी बिंदु पर मुड़ती है, फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है ए से क्या है बी के गया, बी के पास से सी गया, कितना 8। अब आगे बोल रहा है क्या कि 10 गया, फिर 8 गया, 8 किलोमीटर के बाद जो है कोलाबा टी बिंदु से बाएं मुड़ता है। फिर टी बिंदु से वो कहाँ मुड़ता है, तो जो है बाएं मुड़ता है। तो चलिए यहाँ से जो है बाएं मुड़ा देते हैं इसको हम, और बाएं मुड़ने के बाद जो है वो कितना चलता है, तो 12 किलोमीटर चलता है। चलिए इसके बाद 12 किलोमीटर चलता है वो, और डलहौजी बिल्डिंग से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर के बाद चलता है। फिर यहाँ से ये बाएं मुड़ता है, फिर 8 किलोमीटर के बाद चलता है। चलिए 8 किलोमीटर इसको हम चला देते हैं। फिर उसके बाद जो है 8 किलोमीटर के बाद जो है ई पर दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ डी हो गया और फिर यहाँ ई हो गया। ई से फिर जो है वो कहाँ मुड़ता है, तो ई से फिर जो है वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी पर चलता है, और फिर यहाँ से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर चलता है, ठीक है। तो हमने फिगर के माध्यम से जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने किया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, और एफ तक पहुंचता है, यानी वो 4 किलोमीटर चल के कहाँ तक पहुंचता है, एफ तक पहुंचता है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु और गंतव्य के बीच कितनी कम दूरी तय करता। अगर सीधा रास्ता ली होती तो 10, और ये सीधा ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 8 तो इक्वल है, तो ये 12 होगा, 12 10 22 और 4 26 किलोमीटर, यानी टोटल जो है 26 किलोमीटर में पहुंच जाती। लेकिन वो अगर 10 8 18 18 और 22 हो गया कितना, 30 30 8 38 38 40 42, यानी ऐसे तिरछा घूमी तो वो कितना चली, 42 किलोमीटर चली। तो कितने का अंतर है भाई, 42 और 26 में कितने का अंतर है, यानी जो है वो 16 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा चली। कितना चली, 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तिरछा तिरछा घूमने के बाद। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि एन जो है किसकी मुद्रा है, एन जो है किसकी मुद्रा है। तो देखिए अगर हम बात करें मालदीव की, ठीक है, तो मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है, तो मालदीव रुपया, ठीक है। मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है, तो मालदीव रुपया है, मालदीव रुपया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। मालदीव रुपया किसका है, तो मालदीव का है, मालदीव रुपया है। नेक्स्ट है हमारा बाली, बाली का मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान, बाली जो है ना इंडोनेशिया होता है, ठीक है। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया का मुद्रा जो है इंडोनेशिया रुपया है। और दक्षिण कोरिया की अगर हम मुद्रा की बात करें तो कोरियाई वान, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है, कोरियाई वान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पूछ रहा है एन, तो जापान की मुद्रा का नाम है एन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमी का जनक जो है कार्ल लिनियस को जो है टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, ठीक है। किन्हें कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को जो है टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। और टैक्सोनॉमी में हम सभी जानते हैं कि जिसमें जो है सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, विज्ञान की भाषा का जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारा है कि रूट अंडर 19 माइनस एक्स रूट अंडर 12 बाई 1 बराबर रूट 4 माइनस रूट 3। तो एक्स का मान इसमें ज्ञात करना है, एक्स का मान क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हमने क्या बताया, और ऑप्शन देखेंगे रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2, 2 प्लस 4 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि दोनों को जो है वर्ग कीजिए। जैसे हम बात करते हैं, जैसे रूट 19 है और माइनस इसको वर्ग करिए,
और माइनस √4 और माइनस √3 को भी वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड जो है, बोथ साइड क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। ठीक है, तो इसको वर्ग करेंगे तो √19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 और माइनस 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हो जाएगा स्क्वायर तो हट जाएगा, तो 19 माइनस कितना हो जाएगा 1/12। स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, हम सभी जानते हैं। और माइनस यहाँ इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √4 का 4 हो जाएगा और प्लस 3 का √2 हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2√4 12 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें क्या करना है, करते जाना है। अब देखिए इधर कितना आ जाएगा, ये 4 और 3 7 हो गया, ये बराबर है। ठीक है, तो 4 और 3 7 हो गया, तो 19 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 3 7, तो 12 7 19, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं x√12 बराबर 12 प्लस 2√2। ठीक है, चिन्ह को हम बदल देते हैं, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2√12 हो गया। ठीक है, x√12 और 12 प्लस 2√12 हो जाएगा। तो 12 को हम इसको लिख सकते हैं 2√3x है, 2√3x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल बाहर निकल गया और बराबर। ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो 6 और प्लस कितना हो जाएगा √12। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो x बराबर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस √12 और बटा रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप काटने की प्रयास कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा ये, और प्लस है 2 से कट जाएगा, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो हम सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध जो लड़ा था वो किसने लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो सिराजुद्दौला के द्वारा जो लड़ा गया था 1757 में, याद रखना। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कौन था भाई, तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन गवर्नर था ये भी तो ये पूछता है, तो याद रखना है कि लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड जो था वो कौन था, क्लाइव था। ठीक है, कौन गवर्नर था, लॉर्ड क्लाइव था। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था और इधर से कौन थे, सिराजुद्दौला साहब थे। ठीक है, और इसमें जीतता है कौन, तो लॉर्ड क्लाइव जो होता है वो जीत जाता है। ठीक है, और जीतने के बाद सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफर को गद्दी पर बैठाता है, इसको जो है गद्दी पर बैठा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा राष्ट्र ने 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, और 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसने की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किया है। पहली बार कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना है कि 1930 में जो है पहली बार कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी 1930 में, और कहाँ पे खेला गया था, तो कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। और ये जो होता है ना 4 वर्ष के अंतराल पर होता है कॉमनवेल्थ, ये भी ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ गेम जो है 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, और 5 बार कॉमनवेल्थ जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत ने पहली बार इसमें जो शामिल हुआ था वो कब लिया था, तो 1934 में लंदन में जो हुआ था कॉमनवेल्थ ना, उसमें जो है भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित गेम में भाग लिया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 में होती है, हर एक 4 साल पर होता है, और भारत जो है 1934 में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब होती है साहित्य अकादमी की, तो याद रखना है कि 1954 में इसकी स्थापना होती है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में होती है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को जो है 12% पर बेचा जाता है। ठीक है, एक वस्तु को जो है 12% पर बेचा जाता है। ठीक है, और इसे जो है 33% अधिक में बेचा जाता है। ठीक है, 12% पर बेचा जाता है, तो इसे कितना में बेचा जाता है, 33% अधिक में, तो प्राप्त लाभ 14% होता है। तो लाभ कितना होता है, 14% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
ठीक है, तो चलिए क्रैमूल हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। तो मान लीजिए कि क्रैमूल जो है 100 रुपया है, सीपी कितना है, सीपी मान लीजिए कि 100 रुपया है, सीपी जो है 100 रुपया है। अब वो है कि 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 रुपया है तो 12% लाभ पर बेचा जाएगा, कितना में, 112 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, ये एसपी हो गया हमारा। ठीक है, 112 रुपये एसपी हो गया हमारा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि इसे 33 रुपये में अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त इसे 14% का लाभ होता है। इसे 14% का लाभ होता है, यानी 114 में से देखिए 112 घटाइएगा तो 33 का लाभ हो रहा है ना। ठीक है, यानी 2 के बराबर जो है, मतलब बोला कि 14%, तो 114 में से 112 घटाएंगे, यानी 2 के बराबर कितना है, 33 के बराबर है। 2 के बराबर कितना है, 33 के बराबर है। यहाँ 2 है तो वहां बोल रहा है कि 33 का लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो लाभ हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 16.5 हो गया। तो हमें क्रैमूल निकालना था, तो क्रैमूल कितना है 100 का, तो इनमें 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1650 रुपये आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाने पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 4 अंकों की संख्या पर, 4 अंकों की संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है भाई, 1000 है। ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं तो 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, एक सेकेंड, 1000 है ना, तो माफ कीजिएगा, पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो रहा है, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें इसे देखना पड़ेगा ना, तो देख लेते हैं। पूर्ण वर्ग करने के लिए जैसे अगर हम बात करते हैं, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं 1000 में, तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1, फिर 0। ओह, हम क्या निकाल रहे हैं यार, वर्गमूल निकालना है ना। ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 10 में से 9 गया, 3 3 6, डबल 0 हो गया। फिर एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो कितना, 39 घटा देने पर वर्ग हो जाएगा। जैसे ही 1000 में से 39 घटाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें हम समय लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है, तो बताइए गोल गुंबद कहाँ पे है। तो गोल गुंबद जो है पंजाब में है नहीं, राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, कर्नाटक में। गोल गुंबद कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, और ये गोल गुंबद जो है ना, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है, आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह का ये गोल गुंबद जो है मकबरा है। ठीक है, और इसका अगर निर्माण की बात करें तो 1626 से शायद 56 के बीच में हुआ था, 1626-56 के बीच में हुआ था। और ये गुंबद जो है, ये गुंबद भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद, भारत का सबसे बड़ा है। भारत का जो है सबसे बड़ा है, याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा है और विश्व में सेकेंड स्थान रखता है ये। ठीक है, विश्व में कितना स्थान रखना है, तो सेकेंड स्थान ये रखता है। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है, याद रखना। ठीक है, और ये किसका है, तो मकबरा, तो आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद, ये याद रखना है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 2001 में कंपनी के द्वारा जो अर्जित राजस्व 6300 करोड़ था। 2001 में जो है कंपनी जो है कितना राजस्व कमाया है, तो 6300 करोड़ रुपए कमाया। 2010 में जो है 8100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब लिख देते हैं, लिख देने से क्या हो जाता है कि फायदा होगा। तो देखिए 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 में कितना है, तो 6300 करोड़ है। ठीक है, 2010 में यही कितना है, तो 2010 में जो है 8100 करोड़ है, 8100 करोड़ है। 2015 में कितना है, तो 2015 की अगर हम बात करें 2015 में, तो ये जो है 10,800 करोड़ है, 10,800 करोड़ है। तो 2001 से 10 के बीच और 10 से 15 के बीच राजस्व आय में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले 2001 से 10 के बीच हम करते हैं, तो 2001 से 10 के बीच में यानी 8100 में से 6300 घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, तो 1800 अंतर है। कितना का अंतर है, 1800 का अंतर है। आप समझ देख सकते हैं, 1800 का अंतर है।
ठीक है। अब बोल रहा है कि 2010 से 15 के बीच, तो 2010 से 15 के बीच यानी 10,800 में 8100 घटा देंगे तो कितना का अंतर है, तो 2700 का अंतर है। तो इन दोनों का अंतर 2700 रुपया है, तो इनका रेशियो निकाल देते हैं। तो निकाल दीजिए भाई, 1800 बट्टा 2700, कितना अंतर हो जाएगा, तो खत्म खत्म, 2 9 27 और 3 9 27, 2 9 18 3 9 27 यानी 2:3, इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 2020 में आर्थिक विज्ञान, 2020 में जो है आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस के लिए निम्न से किसने जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो देखिए 2020 में जो है आर्थिक नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, किसे दिया गया था, जॉर्ज स्मिथ को, जेम्स पियलेसिन को, रॉबर्ट बी विल्सन को, या डेनिस जो है मुखर्जी को दिया गया था। तो याद रखना है कि जो है रॉबर्ट जो है बी विल्सन को दिया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग से क्वेश्चन कि किसी विशेष कुट भाषा में महाराजा को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में जो है रेंडअप को क्या लिखा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम देखेंगे, तो देखिए ऑप्शन में सब में ई है, ठीक है। तो आगे वाला को तो ई लेटर है, उसके बाद वाला क्या हो सकता है, तो चलिए हमें सबसे पहले लास्ट में भी क्या है, सी सी है, ठीक है, लास्ट में भी सी सी है, फिर उसके बाद बी बी है, ठीक है। तो आर के बाद हम पहले ए वाला देख लेते हैं कि आर के बाद ए है, ए को क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जब एम को यहाँ जेड लिखा जा रहा है, ए को एन लिखा जा रहा है, तो इसमें भी ए को एन लिखा जाएगा, तो एन ए का एन होगा, तो यानी सबसे पहले हम इसको काट देते हैं क्योंकि ई के बाद भी लिखा गया है, ठीक है, ई एन है, ई एन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला देख लेते हैं, यहाँ पे आई है, ठीक है। तो आई को क्या लिखा जाएगा, आई को क्या लिखा है, देखिए एम 13 है, जेड कितना है 26 है, तो 13 का अंतर है, ए 1 है, एन 14 होता है, तो 13 का अंतर, यानी 13 13 का अंतर है। तो आई 9 होता है, 13 उसमें जोड़ देंगे आई में, तो कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। तो ई एन भी होगा, तो ई एन भी होगा, तो ये भी खत्म हो गया, ई एन भी इसमें है, ई एन भी ए है, ई एन भी ए है, फिर ए के बाद ई वाला, तो देख लेते हैं एन के बाद डी वाला में देख लेते हैं, डी 4 होता है, 13 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, 17, 13 4 17, क्यू 17, टी एन भी ए क्यू होगा, तो ये भी खत्म, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर जो है सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए लोग जो है क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। गिरफ्तार 2 लोग हुए थे, एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू साहब थे, और एक जो है सत्यपाल थे। उन्हीं दोनों के रिहाई के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे, और इसी घटना के विरोध में क्या हुआ था ना, ये जो जनरल डायल किया था, अंधाधुंध गोलियां चलवाया था, तो इसी घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। रविंद्रनाथ जो टाइगर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि 1915 में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 1915 में जो है किसकी उपाधि त्याग दी थी, तो नाइटहुड की जो है उपाधि त्याग दी थी, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि यदि जो है पी को ये लिखा जा रहा है, क्यू को ये लिखा जा रहा है, तो पी बटा क्यू ज्ञात करना है। तो पी बटा क्यू ज्ञात करना है, तो बस कुछ नहीं है भाई, आसान ही क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले पी वालों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 0.3 गुने 0.3 कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, ठीक है, 0.09 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना जो है 0.03 इंटू 0.03 यानी 0.9 हो जाएगा, फिर 0.03 0.03 है, ठीक है, तो 0.009 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.0009 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 0.018 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो p का मान कितना आ जाएगा, तो इंटू 0 - 018 हो जाएगा, तो इसका p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 0, जोड़ेंगे तो 9 9 18 18, तो कितना हो जाएगा 0.0729, ठीक है, ये इसका मान हो गया। q का मान ऐसे ही करेंगे, तो q का मान जो 0.54 दिया हुआ है q का मान, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देना p बटा q, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा,
तो देख लीजिए कट कर 0.135 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस जो है वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो हमने बताया था कि जलियांवाला बाग जो हुआ था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और ये जो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा ये किया गया था, मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय में हुआ था। किया था तो जनरल डायर नहीं किया था, याद रखना है। मतलब ये जो था वायसराय, ये भी याद रखना कि 1916 से लेकर 1921 तक जो था यही वायसराय था, चेम्सफोर्ड ही वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, यानी उर्वरक में जो क्रांति होता है उसका संबंध किस रंग से है। तो यानी कहने का मतलब है कि भूरी क्रांति से। किससे है, भूरी क्रांति से। भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, पिंक जो होता है गुलाबी होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पिंक जो है झींगा मछली से था। ठीक है, अगर काली क्रांति पूछे तो काली सरसों होता है, काला का सरसों ना, तो याद रखना कि कच्चे तेल से संबंधित है, तो मतलब ऐसा ट्रिक है, कच्चे तेल से संबंधित है। ठीक है, और अगर गोल्डन पूछे, ठीक है, तो गोल्डन जो है क्रांति किससे संबंधित है, जो सुनहरी क्रांति फल से है संबंधित। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है। लाल क्रांति पूछेगा तो टमाटर से, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का जो है 48% मिला। ठीक है, एक मतलब कहने का मतलब है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। जीतने वाला यानी जीतने वाला को वोट कितना मिला, तो जीतने वाला को जो है 48% वोट मिला। जीतने वाले को जो है मिला कितना, 48%, यानी ये जो है विनर है। ठीक है, ये क्या है, विनर है। अब क्या कर रहा है कि 48% तो मिला और उसी के विरोध में उम्मीदवार को जो है 6800 मत प्राप्त हुआ। और जो विरोधी था तो विरोधी को कितना मिला, ठीक है, तो 34% मिला। जो लूजर था उसे कितना मिला, 34% मिला। ठीक है, ये लॉस किया, लॉस हार गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है टोटल मत तो 100% हुआ होगा। तो 100% में जो है 100 में अगर हम बात करें तो 100 में जो है 48% तो मिला जीते का, और हारे वाले कितना मिला, 34 मिला। तो इन दोनों को घटा देंगे तो 48 और 34 कितना हो जाएगा, तो 48 और 34 हो जाएगा 8 4 12, 8 4 3 7, 1 8, यानी 82। तो 100 में से 82 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी 18% जो उम्मीदवार था वो वोट नहीं दिया, यानी विरोधी 18% जो विधा था वो अमान्य मत था। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो अमान्य था। ठीक है, 48% जीते वाला के मिला, हारे वाला के 34% मिला, तो अमान्य वोट कितना हुआ। ठीक है, जो वोट बेकार गया वो 18% गया। तो विजय उम्मीदवार विनिंग मार्जिन और अमान मार्जिन की संख्या क्या होगी, यानी यही निकालना है। तो देखिए विनिंग मार्जिन यानी 48 और 34 का मार्जिन कितना बराबर है, तो 14% के बराबर है। कितने के बराबर है, 14% के बराबर। यानी विनिंग और लॉस के इनका मार्जिन की अगर हम बात करें तो कितना के बराबर है, तो 48 में से 34 घटा देंगे तो कितना के बराबर है, तो 14% के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो गया, और 34 बराबर जो है कितना दिया हुआ है, तो 34 बराबर जो दिया हुआ है 6800 दिया हुआ है। ठीक है, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा, 6800, यानी एक बराबर कितना है, 200। तो 14% बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 2800। ठीक है, यानी एक बराबर 200, तो 14 विनिंग और लॉस का कितना हो जाएगा, तमाम मत हो जाएगा कितना, 2800 हो जाएगा। 14 दूनी 2800, यानी विनिंग और लॉस इन दोनों का अंतर कितना है, विनिंग मार्जिन 14% का है। तो विनिंग मार्जिन यानी कितना वोटों का अंतर से जीता है, तो 2800 वोटों का अंतर से जीता है। तो अमान्य मत निकालना है, कितना निकालना है, अमान्य मत। अमान्य मत कितना है, 18% है। ठीक है, तो 18% में अगर हम बात करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये तो 2800 मतलब 2800 मतों से जीता, अधिक मतों से। और विजय जो ऐसा वोट जो था वो क्या था, अमान्य मत था, तो 18% था, तो 1% बराबर 2 था, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 3600 वोट जो हो गया वो क्या था, तो 3600 वोट जो था अमान्य मत था, तो 3600 इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी ग्रह हुआ क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। तो जहाँ जीवन मौजूद है उसी को तो जैवमंडल कहा जाता है। जहाँ जीवमंडल है उसे क्या कहा जाता है, तो जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है,
तो जयमंडल को अंग्रेजी में जो है क्या कहा जाता है, याद रखना है। वायुमंडल को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है। अब बताओ यार कि कौन से राज्य में जो है विधान परिषद है, ठीक है, किस राज्य में जो है विधान परिषद है। तो देखिए भारत में 6 राज्य में जो है विधान परिषद है, ठीक है, भारत में कितने राज्य में जो है विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, ये ध्यान रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्या करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। तो भारत में विधानसभा राज्यों की भारत में जो है कितने राज्यों में विधानसभा है, तो 6 राज्यों में जो है विधानसभा है, ठीक है। और वो अगर हम बात करें कि 6 राज्य कौन कौन है जहाँ पे विधानसभा है, तो देखिए अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी, याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। फिर तेलंगाना में है, टी फॉर तेलंगाना, याद रखना है। फिर यूपी, यूपी सभी जानते हैं, यूपी, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार में भी जो है अपना, बिहार में भी है, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, और कर्नाटक में है। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। तो पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है विधान परिषद, ठीक है। यूपी बिहार दोनों सटा हुआ है, इसमें भी है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी है। तो हमने देखा, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में नहीं है, असम में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखना है इसे, ठीक है। और 2020 में ही जो है ना आंध्र प्रदेश विधानसभा में, मतलब 2020 में जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा ने क्या किया कि विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, परंतु संसद द्वारा जो अभी भी मंजूरी बाकी है, अभी तक मंजूरी मिली नहीं है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है कि 2600 रुपये की धनराशि है, धनराशि कितनी की है, 2600 रुपये की धनराशि, दो भागों में इस प्रकार जो विभाजित करने पर उधार दिया गया कि पहला भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर जो है 9% की दर से 6 वर्ष का है। तो पहला कितना है, तो पहला मान लीजिए कि हम जो माना कि 10% की जो धनराशि है वो एक्स मान लेते हैं, और 9% पर जो दी गई है वो 2600 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स इंटू 10 × 5 और बटा 100 हो जाएगा इधर, और बराबर 2600 में घटाएंगे एक्स, और गुने कितने के लिए, 6 वर्ष, 6 और 10, 9, कितना है, तो 9% है ना, तो 9 9 हो जाएगा बटा 100। अब इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 × 5 कितना हो गया, ये 50x हो गया, और उधर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 9×6 = 54x, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ इंटू करना पड़ेगा ना भाई, तो 9×6 = 54, 54 में 26 से गुना करेंगे तो 1404 100 और माइनस 9×6 = 54x, ठीक है। अब ये माइनस है तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 104x, अगर बराबर, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा, तो देख लेते हैं, 1350 बार में ये कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों में मिलकर औसत आयु जो है 16.8 वर्ष है, ठीक है। यानी एक स्कूल में जो है लड़कों की औसत आयु और लड़कों की और लड़की की औसत आयु, ठीक है, कितना है, मिलकर औसत आयु जो है 16.8 वर्ष होता है। यानी मान लीजिए कि लड़का एक्स है, ठीक है, और लड़की वाई है, अगर ये दोनों मिलती है तो इन दोनों का औसत वाई जो होता है वो कितना होता है, तो 16.8 है। तो यानी हम कुल अगर हम बात करें दोनों का कुल कितना होगा, तो हम 16.8 से गुना कर देंगे तो कुल हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लड़कों की औसत वाई 15.4, यानी लड़का हम वाई मान लेते हैं, तो वाई गुने कितना हो जाएगा, 15.4, ठीक है, प्लस लड़की की औसत जो है कितना है, तो लड़की की है 18.2, तो 18 पॉइंट हम दो कर देंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल निकलता है ऐसे, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करने का हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन में 53 नंबर की, किसी कार्य को जो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर दे रहा है। ठीक है, ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। बी अकेले उसी कार्य को जो है कितना दिन में कर रहा है, तो बी जो है अकेले उसी कार्य को जो है 30 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का जो है हम निकालते हैं एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, तो 60 हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एफिशिएंसी जो है 3 और 3 दूनी 60, यानी 3 और 2 हो गया एफिशिएंसी, यानी एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में बी जो है 2 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है, 60। ठीक है, टोटल काम कितना है, 60 है। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है। ए जो क्या करता है कि कार्य होने से पहले ही जो है ना वो छोड़ देता है, और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले इस कार्य को किया, यानी 5 दिन तक अकेले कौन कर रहा है, 5 दिन तक अकेले बी कर रहा है। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी अकेले 5 दिन ए जो है बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, ये 10 काम करेगा, यानी अकेले जो है ये 10 काम कर रहा है, यानी टोटल काम कितना है, 60 काम है, और 60 काम में से 10 काम अकेले बी किया, तो काम बच गया कितना, 50 काम। कितना बच गया, 50 काम बच गया। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि बी ने अकेले कार्य किया और इसी स्थिति में कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लगा। ठीक है, तो अब ये जो 50 काम हुआ वो किसने किया है, ए प्लस बी ने काम किया, यानी ए का काम एक दिन में 3 है और बी 2 देते, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, 5 दिन, तो 5 दहा का 10 हो गया। ठीक है, तो 10 तो इधर हो गया, ए प्लस बी मिलके काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलके 10 दिन काम किया, और प्लस बी अकेले भी तो काम किया 5 दिन, तो टोटल क्या दिन हो गया, टोटल जो है 15 दिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2020 में निम्न में से किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म फेयर बताना है कि किसे जो है फिल्म फेयर मिला था पुरस्कार। तो देखिए गली बॉय फिल्म आपने देखा होगा, ये जो है शायद ना रणबीर सिंह का है, आलिया भट्ट का फिल्म है। ठीक है, गली बॉय, ठीक है, इसे जो है गली बॉय को ही मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, और इनमें आर्टिकल 15 जो है ये भी बहुत अच्छा फिल्म है, आर्टिकल 15, इसको जो बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड मिला है आर्टिकल 15 को, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित के विषय में 30 अंकों से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कहना क्या कर रहा है कि दिए गए आंकड़ों में 2 गुने माध्यिका माइनस बाहुलक ज्ञात करना है। तो भाई इसमें बस जो कह रहा है वही हमें निकाल देना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुने माध्यिका माइनस बहुलक निकालना है। 2 गुने माध्यिका माइनस क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो पहले अगर माध्यिका की बात करें तो सजाइएगा पहले, तो माध्यिका कितना आ जाएगा, माध्यिका जो आ जाएगा बीच में आ जाएगा, इन सभी संख्या को सजाएंगे और बीच में जो आना आएगा वो माध्यिका होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार जो है किसका जिक्र किया गया है, सबसे ज्यादा बार इसमें देखिएगा तो 14 ही है, सबसे ज्यादा बार भी कौन है, तो 14 ही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, निकालना है, तो 2 गुने माध्यिका, तो 2 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना है 14, और माइनस बहुलक कितना है 14, तो 14 दूनी 28 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा 14 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, शिकागो है, बिल्कुल नहीं शिकागो है, न्यू जर्सी है, बोस्टन है, नहीं न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र का, तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1945 में जो है स्थापना होती है, ये भी ध्यान रखना है। 1945 में इसकी स्थापना होती है, किसकी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में होती है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, तो ये भी सदस्य राष्ट्र जो है 15 सदस्य राष्ट्र है होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत जो है ना 2021 से जो है 2 वर्षों के लिए, यानी 2021 से 23 तक जो है इसका क्या रहा है, तो 10वें सदस्य के रूप में रहा, यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये रहा, अस्थायी सदस्य के रूप में ये रहा। ठीक है, 2021 से लेकर 2023 तक 2 वर्षों का होता ही है, तो 2021 से 23 तक जो अस्थायी के रूप में रहा है, सदस्य के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। अब देखिए यार, सापेक्षता का सिद्धांत पूछ रहा है कि किससे संबंधित है सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर, अगर आपको mc² पता होगा, ठीक है, E बराबर mc²,
ठीक है। तो सापेक्षता सिद्धांत जो है न्यूटन से संबंधित है, याद रखना, सॉरी आइंस्टीन से संबंधित है। ठीक है, क्या याद रखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्यकाल इन्होंने ही पता लगाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैथ का है क्वेश्चन। अब देखिए, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश जो है वो हर से कितना कम है, 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाए तो हर को 3 से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त भिन्न, जैसे देखिए अगर हम बात करें x बटा वाई, ठीक है, तो ऊपर वाला को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा बचपन में। और नीचे वाला को क्या कहा जाता है, तो नीचे वाला को कहा जाता है हर। ठीक है, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला के क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बोला कि यदि भिन्न का अंश हर से 2 कम है, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे बोल रहा है ना ऊपर क्या है, अंश है, नीचे हर है। अब बोल रहा है कि यदि भिन्न का अंश हर से 2 कम है, अगर मान लीजिए कि हर जो है, मान लीजिए कि अंश जो है x है, ठीक है, तो हर कितना हो जाएगा x प्लस 2, यानी 2 कम हो गया अंश। ठीक है, ऊपर अंश नीचे हर। अब बोल रहा है कि यदि अंश को 2 से गुना कर दिया जाए, अंश को 2 से, अंश में 2 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, अंश को हम कितना से गुना कर देते हैं, तो अंश को हम 2 से गुना कर देते हैं। बहुत दिक्कत होता है लिखने में। अंश को हम 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अंश को हम कितना से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। और हर को 3 से गुना कर देते हैं। और हर को कितना से गुना किया जा रहा है, तो 3 से गुना कर दिया जा रहा है। तो जैसे ही हर को 3 से गुना किया है तो भिन्न कितना मिल रहा है, हमें प्राप्त किया मिल जा रहा है 2/9। अब इसको सॉल्व कर देना यार, तो 2x हो गया और बटा 3x और प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बराबर 2/9। ठीक है, और यह हम ऐसा नहीं करेंगे यार। ठीक है, इसको और आसान से करते हैं। ठीक है, इसको 3 से काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, तो 3 से ऊपर गुना हो जाएगा तो 2x हो गया, ऊपर ऊपर 2x गुना है तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो गया, बराबर तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो 2x हो गया और प्लस 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो गया बटा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। x का मान कितना निकल गया, 1। तो भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न कितना है हमारा, तो भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो पहले भिन्न हम कितना माने थे, x और x प्लस 2 था, ये तो भिन्न था। अंश जो था हर से 2 कम था, तो x का मान 1 और हर का मान x प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 है। तो p के पावर 6 q के पावर 6 माइनस r के पावर 6 भागा पी स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू का मान प्लस बी क्यू का मान माइनस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc होता है। हम सभी जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस का मान, ए प्लस बी माइनस, माफ कीजिएगा, माइनस 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का मान कितना होता है, -3abc होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आराम से डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, डिवाइड करने पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -3 इसका आंसर आ जाएगा, और क्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में जो 1/2, 1/3 और 1/4 जो है क्या लगाया पैसा के अनुपात में धन निवेश किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इन सबका जो है ना एलसीएम निकालते हैं। तो 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया और 1/4 हो गया। इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 12। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6, 4 और 3, यानी 6, 4, 3 के रूप में। ठीक है, 6, 4, 3 के रूप में। तो 6 और 4 10 और 3 कितना है, 13, यानी कुल बराबर पैसा कितना दिया हुआ है, तो 13 बराबर दिया हुआ है 156। ठीक है, तो इसको अगर हम काटते हैं तो 12 13 में गुना करेंगे तो कितना होता है, 156, तो 1200 आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया, 1200 आ गया। तो पूछ रहा है इसमें से क्या है कि लाभ में सबसे बड़ा हिस्सा, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, 6 का है। तो 6 में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 7200 रुपये आंसर। आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर जो है पाई चार्ट से क्वेश्चन है कि एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है 360 है। ठीक है, तो टोटल छात्र जो है, टोटल स्टूडेंट जो है कितना है, तो 360 जो है टोटल स्टूडेंट है। अब बोल रहा है इसमें से 10
परसेंट छात्रों ने ए ग्रेड और 20% छात्रों ने बी ग्रेड और 30% छात्रों ने सी ग्रेड और 40% छात्रों ने जो है डी ग्रेड किया। तो दिए गए पाई चार्ट में ए और बी ग्रेड से प्राप्त छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है, ए और बी ग्रेड के छात्रों से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 100% का मान ही तो दिया हुआ है, कितना 360 दिया हुआ है। 100% का मान कितना दिया है 360। तो 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1% का मान हो जाएगा 3.6। 1% का मान कितना हो जाएगा 3.6। तो ए और बी जो ग्रेड है प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो ए 10% है, बी 20% है, टोटल कितना हो गया 30% हो गया। ठीक है, तो 30% का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 3×6 = 18, 3×3=9, 10 यानी 108 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है, समझना है खाली। नेक्स्ट हमारा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कहाँ पे है। भाभा की बात कर रहा है, तो भाभा जो है हम सभी जानते हैं कि कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। भाभा कहाँ पे है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यूएसए के साथ मदद से। भाभा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और याद रखना इसकी स्थापना कब होती है, तो 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर 1945 की स्थापना होती है इसकी। ठीक है, ये याद रखना है, 19 दिसंबर 1945 को भाभा की स्थापना होती है। ठीक है, और एक और याद रखना, भाभा नाम की एक कवच भी है। ठीक है, एक बुलेट प्रूफ कवच भी है भाभा का नाम का, ये भी जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी की अगर हम बात करें तो एनएनपी क्या होता है। ठीक है, एनएनपी बराबर क्या होता है, तो देखिए एनएनपी जो होता है वो जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर ये प्राप्त होता है एनएनपी। ठीक है, एनएनपी बराबर क्या होता है, तो माफ कीजिएगा, एनएनपी जो बराबर होता है जीएनपी माइनस जो है डिप्रेसिएशन, यानी मूल्यह्रास को घटाने पर एनएनपी हमें निकलता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी को 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक की दर पर निवेश करता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि उसका पूंजी पता नहीं कि कितना है, लेकिन तीनों निवेश से कुल जो आय होता है वो कितना है, 820 रुपया है। कितना है, तीनों निवेश से जो है 820 रुपया है। तो बोल रहा है क्या कि उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करना है, यानी कुल जो है ना निवेशित पूंजी ज्ञात करना है। तो इसको ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। ठीक, बाकी आप समझिए कैसे क्या करना है इसको। अब बोला है कि 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, और 1/3 भाग जो है 8% के दर से, और 1/6 भाग जो है 10% की दर से। 1/2, 1/3 तथा शेष भाग कितना हो जाएगा, 1/6 ही हो जाएगा। 1/2 और 1/3 को घटाएंगे एक में से तो फिर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपना दे रहा है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 1/2 भाग, ठीक है, 5% की दर से, तो कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए कि पूंजी x मान लेते हैं, 1/2 भाग 5% की दर से 1 वर्ष के लिए, माने एक वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 होना का ना, तो यानी कहने का मतलब है कि 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2 हो गया। फिर उसी प्रकार निकालेंगे तो 8/3 हो जाएगा ये x। ठीक है, उसी प्रकार शेष 10%, तो शेष कितना हो जाएगा 1/6, तो यानी 1/6 यानी x/6। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 2×6 = 12, 6×5 = 30। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो टोटल 30 60 20 80 यानी 82 हो गया। यानी टोटल कितना है 820 रुपया है। ठीक है, तो 82 एक्स आ गया, और बट्टा कितना 1200, टोटल 1200 है ना, तो 1200। अब इसको 82 दहा, हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12,000, इसका आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बीसी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया, ई को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बीसी बराबर सी हो जाता है। बीसी बराबर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो ए और सी डी को बिंदु पी प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी को क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? तो देखिए ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसको हम लिख देते हैं ए बी सी और टी समानांतर चतुर्भुज है। अब बोला कि बी सी को ई तक बढ़ाया जा रहा है, यानी बी सी को जो है ना ई तक बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए इसको ई तक बढ़ा देते हैं, यहाँ ई हम लिख देते हैं, बी सी को ई तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। और बी सी जो है सी के बराबर है, यानी बी सी जो है ये सी के बराबर, यानी ये बराबर ये है। ए ई जो है सी डी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ए ई को जो है ना ये क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद यानी क्या कर रहा है? कहने का मतलब है, तो हमने देखा क्या कर रहा है कि किस पे काट रहा था। तो देखिए, सॉरी फोन आ गया था। तो देखिए यहाँ पे जो है ए ई जो है ना पी पे काट रहा था, पी बिंदु पे, ठीक है। तो देखिए ए ई और सी डी को जो है बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो त्रिभुज ए बी के क्षेत्रफल में किसके बराबर है? ए बी के क्षेत्रफल में, ए बी और ई के क्षेत्रफल में जो है किसके बराबर होगा? यानी ए बी जो है किसके क्षेत्रफल बराबर है? समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधा के बराबर होगा, या समानांतर चतुर्भुज ए बी। तो देखिए ए बी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचीबद्ध चार संख्या युग्म में से तीन किसी तरह समान है और एक असंगत है, ठीक है। तीन में से कौन सा असंगत है? तो देखिए 9 का क्यू जो है 729 होता है, 9 का क्यू जो होता है वो कितना होता है? 729 होता है, हम सभी जानते हैं। 6 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू 216 होता है, ठीक है, सब क्यू है। अब देख सकते हैं कौन इसमें से क्यू नहीं है। 7 का क्यू हम सभी जानते हैं कि 7 का क्यू होता है 343, लेकिन लिखा गया है 27, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। और 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है, यानी सभी जो है क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, लेकिन ये क्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि √2 और √x बराबर √3 है, तो x का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखिए √2 और √x बराबर 3 है, तो x का मान इसमें कितना होगा? तो बस सॉल्व करना है। तो √x बराबर कितना हो जाएगा? √3 माइनस √2 कितना हो जाएगा? √3 माइनस √2। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक वृत्ताकार मेज के परितः 6 दोस्त बैठे हुए, यानी ठीक है। तो एक हम सबसे पहले वृत्ताकार पार लेते हैं, वृत्त हमने पार लिया। तो एक वृत्ताकार मेज के परितः जो है 6 दोस्त बैठे हुए, कितने हैं? तो 6 दोस्त हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 मित्र हमने बना दिए। अब ये 6 मित्र की बात कर रहा है कि 6 मित्र तो बैठे हुए। मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। मोहन जो है किधर बैठा हुआ है? तो रोहित के सामने बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके सामने ये हो गया, ठीक है। तो मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ है, मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ है। मोहन रोहित के सामने बैठा है। जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, और जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, तो राम और मोहित के बीच में कौन बैठा हुआ है? मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ, मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। मोहन को हमने रोहित के सामने बैठा दिया। जो राम और मोहित के बीच बैठा है, राम और मोहित के बीच में कौन बैठा है भाई? तो राम और मोहित के बीच में बैठा हुआ है रोहित, ठीक है। राम और मोहित के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो रोहित बैठा हुआ है। क्या लिख दिया यार, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा नाम लिख देते हैं। और एक वृत्ताकार पर 6, मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम मोहन लिख देते हैं ताकि इजी हो जाए। मोहन जो है किसके सामने है? तो रोहित के सामने है, ठीक है। तो रोहित के सामने बैठा हुआ है, मोहन जो है रोहित के सामने बैठा हुआ है। अब बोल रहा है जो राम और मोहित के बीच बैठा है, जो राम और मोहित के बीच बैठा हुआ है,
तो राम और मोहित के बीच बैठा हुआ है। तो राम और मोहित के बीच कौन बैठा हुआ है? तो रोहित की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राम हमने बैठा दिया और यहाँ पे हमने मोहित बैठा दिया। तो राम और मोहित के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो रोहित बैठा हुआ है। मोहित जो है ना श्याम के सामने बैठा हुआ है। मोहित के सामने कौन बैठा हुआ है? तो मोहित के सामने बैठा हुआ है श्याम, यानी यहाँ पे जो है श्याम हमारा है, ठीक है। तो एक और बंदा बच गया इसमें, ठीक है। तो एक और बंदा बच गया, कौन? रोहन। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या कि रोहन के सामने कौन बैठा हुआ है? तो रोहन के सामने जो है कौन? राम बैठा हुआ है। इसके सामने कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ए साइन टी वाई बराबर ए साइन टी वाई, ए साइन टी वाई बराबर बी टाइन टी। तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखिए ए साइन टी और टी बराबर वाई बराबर बी टाइन टी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई का मान तो दिया हुआ है हमें। यार इसको सॉल्व करने पर देखिए इसका एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 1500 है। किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है? तो किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 1500 है। चलिए, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया हुआ है। कितना एलसीएम दिया हुआ है? तो 16,379 जो है उनका एलसीएम दिया हुआ है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योग 1500 है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो मान लीजिए कि पहला संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 1500 माइनस एक्स, 1500 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग है। और हम सभी जानते हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम ही होता है, गुणनफल एलसीएम ही होता है। तो 16,379 क्या है? तो 16,379 जो है इनका एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व कर देना है और बाकी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 16,379, ठीक है। तो ऐसे संख्या में कुछ नहीं करना है यार, इनका जो है ना आप आसानी से ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कीजिएगा, आप आसानी से इसे बना सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का योग 1500 है, तो 1489 और 11 को जोड़िए, 1500 होता है क्या? ठीक है, 1053 447 को 1500 होता है क्या? 1453 और 47 को जोड़ने पर 1500 होता है क्या? 1500 होता है, ठीक है। सबके ऑप्शन में जो है 1500 दोनों का योग है। तो दो संख्याओं का योग कितना है? 1500 सब में आ रहा है। अब आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि उनका लघुत्तम समापवर्तक तक जो है इतना है। अब देख लेते हैं भाई कि दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका लघुत्तम समापवर्तक 11 से डिविजिबल है क्या? तो देखिए 9 4 13 8 1 9, तो डिविजिबल नहीं है। तो अब देख लेंगे इसका मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। बस आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा, ऐसे क्वेश्चनों में ना है आपको बनाना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन से चलना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ऑप्शन से जो है क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो सभी ने हम जानते हैं कि एम एन रॉय ने दिया था। भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम एन राय ने दिया था, ठीक है। तो एम एन राय ने सबसे पहले जो है दिया था, ठीक है। और ये जो कब दिया था ये भी याद रखना है कि 1934 में सबसे पहले एम एन राय ने दिया था। और 1946 में आया था क्रिप्स मिशन, उसी की असफलता के बाद जो है, ठीक है, मतलब क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है, ये भी पूछता है। 22 भाग है और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गया है। कितना हो गया है? 12 अनुसूचियां हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है, ठीक है। तो 10 8 और 6 मीटर के जो है ना लंबाई वाले में रखा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो 10 के स्क्वायर 100 प्लस 8 के स्क्वायर जो है 64 और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। और इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 100 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। 200 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा। 200 का, सॉरी 100 कहाँ से आएगा? 1000 का आएगा। तो इसको 100 गुने कितना लिखेंगे? 100 गुने 2 लिखेंगे हम, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल 10 और 10 √2 इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक्स समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 तो संतुष्ट करने के लिए एक्स क्यू माइनस 1x क्यू का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या तो इसको हम कॉमन लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है, या आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, या इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स और माइनस एक्स, 2x हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है। इसमें x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1, और इसमें माइनस एक कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 हो गया और x माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, 1 ये 1 रख देना है, तो 1 का क्यू माइनस 1 का क्यू, तो कितना हो जाएगा 0 आंसर इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 हमारा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जन शिक्षण संस्थान जेएसएस का संचालन किसके संरक्षण में होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जेएसएस का संचालन जो है किसके संरक्षण में होता है। जेएसएस का संचालन पूछ रहा है कि किसके जो है संरक्षण में होता है। तो जन शिक्षण संस्थान जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए परिवृत्त का त्रिज्या डायरेक्ट याद रखना है a/√3, कितना होता है a/√3, ए यानी भुजा कितना है √3 है बटा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 आंसर इसका हो जाएगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है अगर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो कितना होता है a/√3 याद रखना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की एक संख्या में 40% की वृद्धि होती है। एक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है 40% की, उसके बाद 40 की कमी। तो बस याद रखना है 40 की वृद्धि हो रही है फिर 40 की कमी हो जा रही है, तो 40 गुने 40 कर देंगे और बटा 1000 कर देंगे, ठीक है। 40 गुने 40, 40 माइनस 40 गुने 40 गुने 40 1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, आप देख सकते हैं। तो चचो के 16, तो 16 तो माइनस कितना हो जाएगा -16 इसका आंसर हो जाएगा। कमी 1600 क्या कमी आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15 और 18 से पूर्ण विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करना है 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 18 से भी कटे, ठीक है। तो जो 12 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, ये याद रखना है कि 12 में कितना आता है 3 गुने 4 आता है, हम सभी जानते हैं। 15 में कितना आता है, तो 15 में जो आता है देखिए 12 में कितना आता है, 12 में जो है 3 गुने 4 यानी 3 से भी कटना चाहिए 4 से भी कटना चाहिए। 15 जो है 3 गुने 5 यानी 3 से भी कटना चाहिए 5 से भी कटना चाहिए। 18 की अगर हम बात करें तो कितना से कटना चाहिए 3 गुने 6 या, ठीक है, तो 3 से 18 होता है। तो देखिए ऐसा कौन संख्या है जो इन सबसे कटता है, तो देखिए 525 जो है 5 2 7 अच्छो 13, 3 से नहीं कटेगा तो सबसे पहले ऑप्शन में एलिमिनेट। 5 2 7 2 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, तो मात्र एक संख्या है जो 3 से कटने वाला है, ठीक है। एक वो चेक कर लेंगे, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो हम सभी जानते हैं कि शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध जो है संतूर वादक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शिव कुमार शर्मा, ठीक है, रुस्तम सपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी जो है ना ये संतूर वादक है, ठीक है। निखिल बनर्जी की अगर हम बाद में बात करें तो निखिल बनर्जी जो है वो क्या है तो सितार वादक है। उस्ताद जो बिंदा खान की अगर हम बात करें तो वो क्या है सरंगी वादक है। और सजाद हुसैन जो है वो क्या है तो सजाद हुसैन याद रखना है कि सितार वादक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जो है 39वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा किसके किसके बीच है, तो यूएस और कनाडा के बीच को जो है 39वीं समानांतर रेखा है, ठीक है, याद रखना है। अगर पूछे कि रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है तो याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, और मैगिनॉट रेखा, ठीक है, याद रखना है मैगिनॉट रेखा, ठीक है। तो मैगिनॉट रेखा ये भी याद रखना है, मैगिनॉट रेखा ये किसके किसके बीच है, तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनॉट रेखा। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज कौन है। तो भारत का पहला जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो कौन है, तो एप्पल है। कौन है, एप्पल है भारत का पहला जो है सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज द एनआईयू स्टैंड फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एनआईयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट होता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट होता है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा है कि सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है। तो सेब से संबंधित रोग को जो है हम सभी जानते हैं कि किस रूप में जाना जाता है, तो फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ज्वेलरी दर्पण, इसको जो है ना, मतलब दर्पण में क्या होता है, हमने बताया कि सी जो लेफ्ट है तो वो राइट में हो जाएगा, तो ये तो सबसे पहले ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए क्या कीजिए कि तीनों में कॉमन देखिए, वाई 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 इसमें भी है, आर आर एक किस जगह सा लिखा हुआ है, अब इसमें एल घुस गया। ठीक है, तो वाई आर एल होगा। ठीक है, तो एल किस में नहीं है, तो एल देखिए इसमें एल 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 है। ठीक है, लेकिन इसमें ए घुस गया, तो इसको सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। अब देखिए एल एल इसमें कॉमन है, अब उसके बाद भी है, इसमें ए है, तो बीच में कौन है, एल के बाद ए है, तो ए होना चाहिए, तो इसको पहले काट दीजिए। आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि लीचेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है। तो हम सभी जानते हैं कि लीचेन जो है, लीचेन जिसे लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ठीक है, वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हमारा इसको है, इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी विशिष्ट कोटा में एसएस को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में जो एक्सीलेंस को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं है भाई, देखो ए का लिखिए, सी का कोड 3 होता है, 3 लिख दिया गया, सी का कोड 3 होता है, 3 लिखा गया। तो उसी प्रकार लिखा जा रहा है। तो ई का कोड कितना होता है, 5 होता है, तो सब में 5 है। अब देखिए एक्स का कोड कितना होता है, एक्स का कोड हम सभी जानते हैं कि एक्स का कोड जो होता है 24 होता है, तो 5 के बाद 24 होना चाहिए। तो 5 के बाद 24 इसमें है, इसमें नहीं है तो खत्म। 5 के बाद 24 इसमें, 5 के बाद इसमें नहीं है तो इसमें खत्म। ठीक है, 5 24 हो गया। फिर उसके बाद कितना है, सी है, तो 5 24 सी के 3 होता है, तो 5 24 के बाद 3 है, 5 24 के बाद 3 है। ठीक है, 5 है, 1 है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा बच गया 3 आंसर। ठीक है, अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर जो है ब्लड रिलेशन से बोला कि शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। ठीक है, शांति की बेटी जो है चांदनी की शादी हुई है, किसे, अभी से हुई है। और आंचल की शादी शांति के नाता या पोते सैंडी से हुई है। ठीक है, और अभी का नाती पोता करण है। ओ अच्छा, तो रश्मि करण की मैं, अच्छा रश्मि करण का मैं, तो सौर्य अंचल का पुत्र, अच्छा सौर्य जो है अंचल का पुत्र है। और सौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है, तो चचेरा भाई हो जाएगा। सौर्य जो है करण का क्या हो जाएगा, चचेरा मेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, ये आसानी से आप बना सकते हैं डायग्राम की मदद से भी, नहीं तो डायरेक्ट अगर आप अपने माइंड में लेकर चलते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए जेड है, ठीक है, जेड है, फिर वाई है, फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है, फिर भी है। तो देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब की क्या होगा, यू होगा। तो यू तो सब में है। अगला वाला देख लें, ए बी सी डी ई, अब की क्या हो जाएगा, एफ है, बीच में एफ होना चाहिए, ए में नहीं है, ए में नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक मात्र है, तो ये आंसर हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 89 नंबर क्वेश्चन है कि 3 2 5 2 7, तो 6 हो गया, तो ये 4 है, तो अब की कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसमें ये तो खत्म, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें तीसरा नंबर का ये तो नहीं होगा। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि इसमें जो है 7 डॉट है, तो 6 हो गया। तो ये 4 है, तो इसमें कितना हो गया, 5 हो गए। तो 5 वाला का सिलेक्ट करेंगे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। ठीक है, तो अभी इस फिगर में पता नहीं चल रहा है कैसा है, नहीं तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं। हाँ पता चल गया। अब देखिए ये कैसा होगा, ये देखिए ये कैसा, किस आकार का है। ठीक है, और ये कैसा है, तो हम जैसा लेंगे वैसा ही तो होगा। इससे मतलब इससे ऐसा हो रहा है, बाहर 7 है तब 6 हो रहा है, तो पहले 5 होगा, तो 5 किस में होगा, तो 5 1 2 3 4 5 इसमें है, तो ये 6 से 5 हो रहा है, तो ये आंसर इसका तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5, 3 2 2 4 2 6, 6 से 5 हो रहा है, तो 6 से 5 यानी इसका आंसर। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि बाहर का भी फिगर मायने रखता है। ठीक है, कि ये कितने भुजा का है। ठीक है, तो ये उससे कितना भुजा का है, ये कितना भुजा का है, तो ये 5 भुज का है, तो इससे पहले 6 भुजा का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अब देखिए 8 है, ठीक है, 18 है, 32 है और 50 है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, 8 को 18 लिखा गया है, 32 लिखा गया है, 50 लिखा गया। तो हो सके ज़्यादा तो गुना नहीं किया गया होगा। 8 दूनी 16 दो 18, 18 दूनी 36 होगा नहीं, तो 8 में 18 जोड़ने पर 10 जोड़ने पर हो जा रहा है। ठीक है, फिर 18 में 32, तो कितना जोड़ने पर हो जा रहा है, 18 10 28 और 4 32, यानी 14 जोड़ने पर, फिर 18 जोड़ने पर, यानी एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो 4 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ 18 जोड़े तो 18 4 आपकी कितना जोड़ देंगे, 22, तो 50 में 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि सरायु, पिंकी, तनीष और ममता चार दोस्त है, ठीक है। सरायु है, पिंकी है, तनीषा और ममता है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं सरायु, ठीक है, पिंकी, ठीक है, तनीषा और ममता, ठीक है, ये चार दोस्त हैं। अब बोल रहा है क्या, ये जो है सभी जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कॉलेज का नाम लिख देना है, कॉलेज, कॉलेज का नाम लिख देना है। और उनका जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इनका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि दो जो है जे कॉलेज में पढ़ते हैं, दो जो है ना वो जे कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई भी इसमें से दो जो है जे कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बोल रहा है कि एक्स कॉलेज और ए कॉलेज प्रत्येक में एक एक पढ़ता है, यानी एक्स कॉलेज में और जो है ए कॉलेज में प्रत्येक में ए पढ़ता है, एक मतलब एक एक पढ़ता है। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है और एक ही सभी विषय में अच्छा है। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। जे कॉलेज में पढ़ने वाला में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी विषय में अच्छा है, यानी जे जो है वो गणित में अच्छा है, जे जो है गणित में, जे कॉलेज में पढ़ने वाला एक गणित में अच्छा है और दूसरा जो है सभी विषय में। जबकि तनीषा जो है ए कॉलेज में पढ़ रही है, तनीषा जो है ए कॉलेज में पढ़ रही है, तनीषा जो है ए कॉलेज में पढ़ रही है, ठीक है। और एक है जो जे कॉलेज में पढ़ रहा है, दो जे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो दो जो है जे कॉलेज में कोई पढ़ रहा है और जो जे कॉलेज में पढ़ रहा है वो क्या है, तो मान लीजिए कि दो जो है जे कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है। दो जे कॉलेज में पढ़ रहा है तो एक वो पढ़ेगा, एक्स कॉलेज में पढ़ेगा। जे कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसका क्या अच्छा है भाई, तो गणित अच्छा है, ठीक है, गणित अच्छा है। जे कॉलेज में जो पढ़ रहा है वो, उसका गणित अच्छा है, ठीक है। और एक और जो है जे कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसका बता रहा था कि सभी विषय अच्छे हैं, क्या है, सभी विषय अच्छे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि पिंकी गणित में अच्छी है, पिंकी जो है गणित में अच्छी है, पिंकी गणित में अच्छी हमने कर दिया। सरायु विज्ञान में अच्छा नहीं है, सरायु जो है विज्ञान में अच्छा नहीं है, यानी कहने का मतलब कि सरायु विज्ञान में अच्छा नहीं है, तो ये कंप्यूटर में अच्छा है, कंप्यूटर विषय था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये साइंस में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि ज्ञात कीजिए कि सभी विषय में कौन अच्छा, तो सभी विषय में तो ममता अच्छा है, और क्या। अब यहाँ पे देखिए 19 है, 29 है, 59 है और 79 है, ठीक है। तो 19, 29 और 59 और 79, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, तो 19 और देखिए 10 जोड़ दिया गया, इसमें 20 जोड़ दिया गया, ठीक है। 20 नहीं यार, 30 जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया, 30 जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ा गया, तो अगर हम बात करें तो 20 जोड़ा गया, तो 10 फिर 30 फिर 20, ठीक है। तो अब की कितना जोड़ दिया गया, तो 10 जोड़ देते हैं, तो 89 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क की देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि परीक्षा शुल्क देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है, तो यह दंडित किया जाता है, तो छात्र समय सीमा पर पालन करेंगे, ये क्या होगा, बिल्कुल नहीं। यह कई छात्र समय पर परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करते, इसलिए परीक्षा शुल्क देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। अब परीक्षा शुल्क अगर देर से दीजिएगा तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए होने पर वाला जुर्माना राजस्व का बड़ा स्रोत होता है, तो बिल्कुल जो है राजस्व का स्रोत होता है, बिल्कुल नहीं, राजस्व का इससे कोई मतलब नहीं है। सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, ये दंड के रूप में जो एक छोटा सा होता है, ठीक है। बाकी इसका कोई ज्यादा उद्देश्य है नहीं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 94 नंबर जो है ग्रास ऊपर जो है इंसेंट है, तो हाइना क्या होगा, तो देखिए टिड्डा जो होता है ना, ग्रास ऊपर टिड्डा को कहा जाता है, तो वो कीड़ा है। तो लकड़बग्घा क्या है, हाइना यानी लकड़बग्घा को कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि मैमल है, ठीक है। मैमल यानी स्तनपायी में आता है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि भाला जो है कैटापुल्ट, भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल, राइफल, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि दिए गए में से कौन सा निम्नलिखित में से बेहतर तरीके से वर्गीकृत किया गया है, तो ये सभी क्या है, तोप है, बिल्कुल नहीं, लड़ाई है, बंदूकें हैं, नहीं है, ये सभी जो है हथियार है। 95 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 95 नंबर क्वेश्चन में हमें आपको देखना पड़ेगा, ये डायग्राम दिया हुआ था, पहले नीचे था फिर ऊपर हो गया फिर साइड में, तो अब की इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर साइड वाला को काटे, इधर साइड वाला की, यानी ये तो एक होगा ना तो चार होगा, ठीक है। तब देखिए पहले चतुर्भुज था, फिर गोला है, फिर चतुर्भुज है, फिर गोला है, फिर गोला है, फिर चतुर्भुज है, तब की फिर गोला होगा फिर चतुर्भुज होगा, तो ये है होगा नहीं, तो आंसर होगा गोला चतुर्भुज, ठीक है। जैसे करेगा वैसे ही करके हमें जाना है। वाट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है।
तो स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है कि फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर पासिंग नीट इज मैंडेटरी, यानी अगर लेक्चर के पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो नीट जो है ना मैंडेटरी है। तो नीट इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर कॉलेज टीचिंग, ओनली दोज हु पास एनईटी क्वालिफाई फॉर कॉलेज टीचिंग। बिल्कुल सही, ठीक है, यानी जो नेट को क्वालिफाई करेंगे वही कॉलेज टीचिंग के लिए जो है क्वालिफाई होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिए गए जो है, ठीक है, विशेष सार में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो है डायग्राम से क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ज्यादा हार्ड होता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या जो है 35,000 कितना है, 35,04,000 है, 3,54,000 है, माफ कीजिएगा। तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, सभी में औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। बस इसमें जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। अगर 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में कितना हो जाएगा, 12 87 34 और 11 जो है 55 26, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12। तो सबसे पहले 2016 में इनको जोड़िए आप, ठीक है, इनका कितना मान आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2016 में कितना है, उनको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 6 4 10 है, 8 है, हम नहीं है यार, 6 लास्ट में शायद संख्या में, ठीक है। तो उनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 4 360, ठीक है, जोड़ने पर कितना आएगा, 2 4 4 2 4 4 360, इसको जोड़ने पर आएगा। अगला है 2017 वाला, 2017 वाला को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो 254 880, 254 880 आ जाएगा। 2018 वाला को 2017 हो गया। अगर हम 2018 को जोड़ने पर अगर हम बात करें तो 2018 को भी जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ताकि सब जोड़ने पर सबका तो पूछना ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 5 4 000, ठीक है। इन सभी संख्या को हमने जोड़ दिया। अब बोला कि तीनों वर्षों में लगभग जो है वर्षों का उत्तीर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबका प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में अगर टाइम देना जो है ना वो क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। टाइम देना क्या हो जाएगा, व्यर्थ होगा। तो सबसे पहले प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 2016 में उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 2016 और उत्तीर्ण प्रतिशत जो ज्ञात करेंगे वो 2018 से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 2018 में बोले टोटल कितना है, तो 3,54,000 है, ठीक है, 3,54,000 है। तो तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे 24% निकालने के लिए, बट्टा 3 54, 3,54,000 गुने प्रतिशत। अब इसका निकालिए ऐसे करके, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर तीनों के जोड़ के, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 71%। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन टेलीफोन और लेटर। तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन हो गया और लेटर हो गया। कम्युनिकेशन यानी संचार, टेलीफोन और पत्र, इनका संबंध कैसा हम सभी जानते हैं, ये दोनों जो है संचार के अंतर्गत टेलीफोन और लेटर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ये। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट या हैमर थ्रो। डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट और हैमर थ्रो, ठीक है। तीन चारों में से बोल रहा है कि 3 एक प्रकार है, 4 में 3 एक प्रकार है। तो देखिए 3 जो है ना, ये तीनों जो है एक प्रकार है, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो। ये गोल्फ जो है ना ये प्रकार अलग है, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, हैमर थ्रो एक दूसरे को संबंधित है, जबकि गोल्फ जो होता है क्या अलग है इन सबसे। तो हमने 100 प्रश्नों को देखा, ठीक है। कुछ प्रश्नों को हमने छोड़ा ताकि आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार टाइमिंग ज्यादा लग जाएगा। और दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे भाई क्या ना, कि थोड़ा सा लिखने में, राइटिंग करने में ना इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कभी कभी सही से हो जाता है, कभी कभी जो होता है हैंग करने लगता है। अब डिजिटल वर्ड तो है नहीं, नहीं तो हम अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे
ठीक है, कुछ प्रश्नों को हम इग्नोर करेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।